जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कराची के हालात के हवाले से गुफ्तगू का हमारा सिलसिला जारी था। अभी हमें ज्वाइन किया है इरफान उल्लाह मरवत साहब ने, सरबराह पंजाबी पख्तून इत्तेहाद के और साबिक वजीर दाखिला सिंध भी रह चुके हैं। आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। मरवत साहब, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि किलिंग्स तो होती हैं, बहरहाल तो हो रही हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ज्यादा लोग टारगेट किलिंग्स का शिकार हैं। तो क्या सियासी जमातें सिर्फ मसलियत से काम ले रही हैं या नीचे भी देख रही हैं कि कौन से ऐसे अनासर हैं कि जो कराची को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं? बीवी, बात सारी है ही मसलियत की। इस कराची शहर में अगर आप फिरे और लोगों से पूछे कि भाई ये लोग जो इस इलाके में या इस इलाके में या इस इलाके में मर रहे हैं, किसको नहीं पता कि कौन कर रहा है। मसलियत है जी। जब आप एक चीज़ को फेस नहीं करना चाहते तो आप उसके लिए नए नए नाम ढूंढते। पहले ये कुछ साल पहले तक तो मैंने ये टारगेट किलिंग का टर्मिनोलॉजी कभी सुनी ही नहीं थी। वो बरेलवी साहब ने बताया टारगेट किलिंग खास बड़े बड़े लोग होते थे जिनको टारगेट करके वो मारा तो जाता हुआ था। नहीं जी, पर जो बेचारा आम आदमी है, रिक्शे जिसके वाला है, पैर में मजदूर चपली है, है, सर उसको पे क्यों मारा टोपी जा है, रहा है? पैर में फटी हुई चपली है, सर पे टोपी है, जो कचरे के डब्बों के अंदर से भी कागज जमा करता है अपनी रोजी के लिए, या जो नान के तंदूर पे बैठा है और 50 डिग्री टेम्परेचर में भी रोटी पकाता है, वो किस चीज का टारगेट है? और कभी टारगेट किलिंग का नाम दे दिया जाता है, कभी थर्ड फोर्स कह दिया जाता है। मतलब है कि पब्लिक को सीधी बात नहीं कहनी कि कौन कर रहा तो है। कौन कर रहा है? सियासी मसलत है जी। कर कौन रहा है? मैं आता हूँ जी, इस पे मैं आ रहा हूँ। ये सियासी मसलत है जी, क्योंकि गवर्नमेंट्स होती हैं, गवर्नमेंट ने अपने आप को इक्तदार में रखना होता है। अपने आप को इक्तदार में रखने के लिए इत्तेहादी चाहिए होते हैं। जब आपके पास अपनी पूरी मेजॉरिटी ना हो, और जब आपको मेजॉरिटी का ये भी खतरा हो कि जी कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाएं, और कभी वो चले भी जाते हैं फिर आ भी जाते हैं, तो फिर ये खतरात जो हैं ये रियलिटी में हो जाते हैं। लिहाजा उनको नाम लेने में कपाहत है। और अनफॉर्चुनेट, अब आप देखें ना, जब प्रेशर आता है, आप कह रही है ना कि जी ये लोग मर जाते हैं। आपका एक मीडिया का बच्चा मारा गया जी बिल्कुल। मीडिया ने शोर किया, प्रेशर बिल्डअप किया, पकड़े गए। आज आप पुलिस को खुली छुट्टी दें, रेंजर्स को खुली छुट्टी दें, सीसीपीओ कराची को बोले बगैर एनी इम्तियाज आप किसी इलाके में जा सकते हैं, आप आदमी को जाके पकड़े, देखें कैसे नहीं पकड़ते। कैसे नहीं पकड़े? क्यों मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपके दौर में भी बिल्कुल यही। देखिए, मैंने यही बात कही कि सियासी मसलों से ऊपर उठ जाए। पहले तो हम कहते हैं सबसे अच्छा ये है अफवाह और तफहीम से इस बात को आपस में तय करके। 3 साल हो गए, 3 अच्छा, साल में कुछ नहीं लेकिन हुआ। उसकी फिर एक स्टेज तो आती है ना। अगर लोग मान नहीं रहे और आप कोशिश कर रहे हैं सबको साथ लेके चलें, लेकिन लोग इसमें बावजूद के ये कोड ऑफ कंडक्ट साइन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। एक स्टेज आनी चाहिए कि भाई लोगों की जान और माल को बचाया जाए। बिल्कुल। और उसके लिए फिर जिस तरह मरवत साहब कह रहे हैं, हमको पुलिस को और रेंजर्स को इजाजत देनी होगी कि आप सियासी मसलों से बालातर होकर बिला इम्तियाज जो गलत काम कर रहे हैं उसको आप पकड़ें और उसको आप पेश करें अदालतों के अंदर। और ये जो तीसरी कुव्वत की बात मुजाहिद साहब ने भी की, बात यह है कि तीसरी कुव्वत अगर हमको डिस्टेबलाइज कर रही है तो ये भी इंटेलिजेंस एजेंसी से काम हो उसको रिकॉग्नाइज करना। देखें वो किस रास्ते से उनको पैसे दे रहे हैं, या हथियार दे रहे हैं, या टारगेट दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। तो काम तो हमारे लोगों से ले रहे हैं, उनके लोग तो यहाँ पर नहीं आए हुए। तो वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उससे हुकूमत ये नहीं कह सकती कि भाई चूंकि तीसरी कुव्वत है इसलिए हम तमाशा देखते रहेंगे और हमारे लोग मरते रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, हमने तो उनको बहरहाल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। लेकिन शर्मिला, तीसरी कुव्वत का जहां तक बार बार जिक्र हो रहा है, आपके होम मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट्स होती हैं, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स तो आती हैं आप लोगों के पास, और जुल्फिकार मिर्जा ने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा था, वो अपनी तकरीर में हवाला दिया, 26 टारगेट किलर्स मुझे पता है कहां से हैं, किस जमात से ताल्लुक है। उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई, बिल्कुल खामोशी हो गई। इसमें खामोशी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि जब तीसरी कुव्वत की हम बात करते हैं तो जाहिर बात है बाहर से लोग नहीं आते, बाहर से भी लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाहर से भी लोग आते हैं, कार्रवाई करके फिर बाहर चले जाते हैं। फिर ये भी होता है कि हमारे अंदर जो वीक लोग हैं, जो हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स, उनको इस्तेमाल भी किया जाता है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए, हम सिर्फ एक रेटोरिक नहीं इस्तेमाल करते जी हुकूमत नाकाम हो, इस तरह के हमारे ऑपोजिशन के लोग और दीगर जो लोग अभी फारिग बैठे हैं वो बातें करते हैं। बात ये नहीं है, जिस तरह मुजाहिद साहब ने कहा
کہ اگر ہم سٹیک ہولڈرز ہیں, ہم بیلٹ کے ذریعے ہم نے واپس جانا, ہم کیوں چاہیں گے؟ مطلب آپ مجھے بتائیں, خیبر پختونخوا میں میاں افتخار حسین صاحب کیوں چاہیں گے کہ ان کی بیٹے کو حکومت قتل کر ڈسٹیبلائز دیا گیا, ایک ہی اکلوتا بیٹا. لیکن مروت صاحب نے کہا نا کہ حکومت کو سب پتہ ہے, حکومت کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. نہیں اتنا دیکھیں, ٹارگٹ کلرز کی بات, میں ذرا سے اس میں ٹارگٹ کلرز کی بات کروں. دیکھیے 26 ٹارگٹ کلرز کی جو آپ بات کر رہی ہیں, 2 روز قبل وہ لسٹ بھی ریلیز کر دی, ٹی وی پہ بھی آ گیا. میں ایک اپنے لسٹ لے کر آئی ہوں, یہ رہے ٹارگٹ کلرز جو اریسٹ کیے گئے ہیں, 89 ہیں, ان کے نام بھی ہیں, ان کے پتے بھی ہیں, کیا ایف آئی آر ہے, کس کے لیکن کل ہم نے چیزیں ہیں. اورنگی میں دورہ کیا, فقیر آباد میں گئے, لوگوں نے کہا کہ گھروں سے پکڑ کے رینجرز لے کے جا رہی ہے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ, لیٹ می کمپلیٹ. ہم کسی سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں. اس میں جو چلان ہے وہ عدالتوں کے اندر موجود ہیں. 89 میں سے 6 لوگ جو ہیں وہ اس وقت بیل پہ رہا ہوئے ہیں, باقی کسٹڈی کے اندر ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. دیکھیں میں اگین یہ بات کہوں گی کہ ہر ٹارگٹ کلر کو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا ایفیلیشن کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے. ڈونٹ پولیٹیسائز دا ہول ایشو. آپ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو کلنگز ہو رہی ہیں پولیٹیکل ہو رہی ہیں, سیاسی کارکنان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. نو. جی آپ مجھے بتائیے کہ سوری جی, آئی ڈونٹ لائک ٹو انٹرپٹ اینی بڈی. آپ مجھے بتائیے کہ جیسے کلنگ ہوتی ہے, رحمان ملک صاحب آتے ہیں اور 90 بھاگ جاتے ہیں, یا گورنر ہاؤس بھاگ جاتے ہیں. ان کے پاس بنیری صاحب کو پاس کیوں نہیں جاتے؟ جنرل حیدر کے پاس, معین الدین حیدر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کسی اور کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ ہو رہا ہے سیدھا بھاگتے ہیں وہاں. مطلب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر ہم اپنے اتحادی کے پاس جا رہے ہیں تو وہ قاتل ہے, یہ کیا بات ہے؟ نہیں, یہ اتحادی ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ یہ کیا بات ہے؟ پیر پگاڑو صاحب بھی تو اتحادی ہیں, ان کے پاس کیوں نہیں تمام جاتے؟ کلنگ کو سیاسی کہا جا سکتا ہے, نہ تمام کلنگ میں سیاسی لوگ انوالو ہوتے ہیں. یہ جس طرح کہا گیا کہ یہاں پر لینڈ مافیا بھی ہے, یہاں ڈرگ مافیا بھی ہے, یہاں بھتہ لینے والے بھی موجود ہیں. بھتہ لینے والوں کو بے نقاب کیوں نہیں یہاں کیا illegal مارکیٹ میں گئی, انہوں نے کہا ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ کسی پہ کیا کمیٹی لکھا ہوتا ہے, کسی پہ کیا لکھا ہوتا ہے, اور اس پہ آ کے وہ تمام پیسے لے شہروں میں کرائم ہوتا ہے, بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے, اس میں یہ ڈرگ مافیا وغیرہ ہوتے ہیں. یہ باتیں پولیس کا کام ہے کنٹرول کرنا. لیکن تو تشویشناک بات یہ ہے کہ جو آدمی کسی چکر میں نہیں ہے, جس طرح انہوں نے نان بھائی کا نام لیا یا کسی مزدور کا نام لیا, وہ معصوم جو اپنی جان کو ضائع کر رہا ہے, کون اس کو مار رہا ہے؟ ہم تو اس کے واسطے تشویش ہے. بریلوی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسئلے کا حل صرف فوجی آپریشن ہی رہ گیا؟ فوجی آپریشن سے حالات ٹھیک ہوں گے؟ وہی بات ہے, اگر خیبر پختونخوا میں کیا نہیں ہوا تو وہاں آپریشن ہو جائے گا. لاہور میں جو ہے اسی کا شاخسانہ ہے افتخار صاحب کے بچے کا. نہیں, مطلب یہ تھوڑی کہ فوج کو حکومت دے دی جائے, گورنر بنا دیا جائے, سی ایم بنا دیا جائے. وہ تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے. جب آپ فوج وہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں, آپ جب کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو فوج کو ریکمینڈ ہی نہیں کر رہا. انہوں نے کہا پولیس کو, تو آپ کی بتا دوں سمپل سی, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر یہ پوری پولیس کو, رینجرز کو اختیار ہوتا, آج سے کچھ دن پہلے اسی شہر میں, یہاں سے تھوڑے سے فاصلے پہ, ہمارا قائم مقام جنرل سیکرٹری بشیر جان جو اس کے اوپر اسی طرح اس کو ٹارگٹ کیا جب وہ ایک چینل سے لائیو پروگرام کر کے واپس جا رہے تھے. اس نے جوابی فائرنگ کر کے اس کے ساتھ جو بندے اپنے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے 2 بندے زخمی ہو گئے. اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں. اس کو بتایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ اس نے وہ کہاں سے ان کا تعلق ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا ایفیلیشن ہے, سب چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ادارے اگر واقعی کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہ ہم سے شروع کرو. اگر ہمارے اندر کوئی کلر ہے, ہمارے اندر کوئی جرائم پیشہ ہے, تو سب سے پہلے اس کے اوپر ہاتھ ڈالو. جب پولیس اور رینجرز نہیں کرتی تو ہم نے پھر آخری آپشن نہیں, آپ آخری آپشن ہم نے حکومت کو دیا کہ پھر اگر پولیس رینجر یہ کام نہیں کر سکتی, نہیں یہ ٹارگٹ کلنگ نہیں روک سکتی, تو پھر باقاعدہ شہر میں فوجی آپریشن کرائے جائے. یہ ہمارا ڈیمانڈ مسئلے کا حل ہے. ہاں, لیکن سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کو بھی یہ صحیح اختیار مل جاتی تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. آج عصمت صاحبہ, اس شہر میں آپ وہ ذرا تھوڑا سا سروے کر لے. میں گئی کل, میں نے بڑا دیکھا, ہر ایریا میں جا کے دیکھا. اس وقت صرف 3000 دکانیں بند ہو چکی ہے, کارپیٹ کی دکانیں, ہارڈ ویئر کی دکانیں, ہمارے پختونوں کے ہوٹل بند ہو چکے ہیں, ان کو کاروبار نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. کون کرتے ہیں یہ سارا؟ ان اداروں کو پتہ ہے. اگر وہ حقیقی اگر ادارے بے بس ہیں, سیاسی جماعتیں بے بس ہیں, تو حل کیا جائے؟ صاحب حل کیا؟ میں بریلوی صاحب سے پوچھتی ہوں. سندھ کے بڑے بزرگ ہیں, سب ان کی عزت کرتے ہیں. پیر صاحب پگاڑو, حکومت میں ان کی پارٹی اتحادی ہے, سینٹر میں بھی ان کا منسٹر ہے, یہاں بھی ان کے وزیر ہیں, مشیر بھی ہیں. انہوں نے کل کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی کراچی میں مارشل لا لگنا چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا,
ये पीर पगाड़ो साहब ने कहा है, बाकायदा प्रेस में स्टेटमेंट आई बिल्कुल, मैंने है, पढ़ा, गवर्नमेंट के इत्तेहादी होते हुए। क्यों ये कहा है? क्योंकि सब लोगों को ये ख्याल आ गया है कि जी पुलिस और रेंजर्स नहीं जी, रेंजर्स ने अभी लास्ट ऑपरेशन जो किया है, जो एक मखसूस तबके को, पठानों को, हजारे वालों को और बलोचों को, उनके इलाके को घेरे में लेके ये बातें और ये तासुब सिर्फ फैलाती हैं, बिल्कुल तासुब। ये बेचैनी देखिए इख्तियार जी, फैलाती जब हैं हमारे वहाँ साथ पे। तासुब होगा, हमारे लोग मरेंगे, हम चीखेंगे भी पाकिस्तान नहीं। के शहरी होके हम क्यों ये नहीं बात चीखेंगे? करते हैं, पख्तून हमारे, पंजाबी तुम्हारे, सिंधी हमारे, उर्दू स्पीकिंग, ये बातें हम करते क्यों हैं? क्या ये पाकिस्तान हम इससे करते हैं क्योंकि हम मजबूर हो गए, बीबी कोई लाशें नहीं, उठाते नहीं, हैं नहीं, तो करते आप हैं। पाकिस्तानी हैं, हम पख्तून भी लाशें हमारे जब भाई हैं, उठाते हैं उर्दू इसलिए स्पीकिंग भी करते हमारे हैं। तो भाई हैं, उसमें फिर आप नहीं, गलत लसानियत बात की है। तरफ आ जाते हैं, ये तो एक बड़े तासुब ये की बात है। लसानियत की जैसे बात कल छोड़ मुझे दें, ताना प्लीज, दिया ये गया, क्या करें? कोई अगर उर्दू आप मुखलिस स्पीकिंग हैं, आपने इस नहीं मुल्क से दिखाया, मुखलिस मुझे हैं, ताना दिया आप ये गया बात कि छोड़ उर्दू दें। स्पीकिंग आपने नहीं दिखाया। तो इनका बॉयकॉट क्यों किया उन्होंने आज? आसमा बीबी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनका बॉयकॉट किया आज प्रोग्राम का इसलिए कि उन्होंने उर्दू स्पीकिंग वो कह रहे हैं नहीं दिखाया उर्दू कुछ। स्पीकिंग ने कहा, ये कोई तरीका है जी? 2 मिनट और दे दें मरवा साहब को, फिर कोई बात करो। जी नहीं, आप मैं प्लीज, देखिए, आप प्लीज। मैं एक नहीं, मिनट मैंने अर्ज उसे- करता हूं, मैं एक नहीं, मिनट ये अर्ज बात नहीं करता हूं करने जी। देते ना। देखिए, लसानियत क्यों मजबूरी से आ रही है? जब बेगुनाह लाशें आप रोज दिन उठाएंगे, कोई आदमी कोयटा से आया हुआ है, कोई बनू से आया हुआ है, कोई नहीं मियांवाली ठीक है, से हम आया है। लसानियत को हवा नहीं दे रहे, देनी भी जी, नहीं मैं चाहिए, नहीं दे सब रहा। पाकिस्तानी है, क्या सब करें फिर? पाकिस्तानी है, लोग कोई पठान मजबूर नहीं, कोई होते हैं। पंजाबी नहीं, सिंधी नहीं, बलोची नहीं, सब पाकिस्तानी। नहीं जी, इस जब पे तो डॉक्टर consensus रखें ये आप। जब सिंधी आवाज उठाते हैं तो उन्हें तो लोग नेशनलिस्ट कहते हैं, सही। और हम अगर अपने लोग गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें लासानी कहा क्यों जाता है। बरेलवी साहब, एक आप ये अच्छी सहाफी बात भी हैं है और जी। लिसानियत की बातें आप सुन रहे हैं, तो ये तासुब अगर आ गया तो फिर तो पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। तो सॉरी टू से, अब मैं नहीं इसलिए इसमें नहीं जाऊंगा कि यानी मैं, क्योंकि मेरा एक दूसरा रोल भी है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉलिटिकल सही, of बुनियादों course। पे बात नहीं करता और ना मैं कन्फर्ट करना भी चाहता हूँ इस बुनियाद पर। आपने एज ए शहरी के जो बात कही, देखें खैर वो पीर पगार साहब की बयान को तो मैं तो कभी कोई संजीदगी से लेता नहीं हूँ, ना आज के ना उनके। मेरे ख्याल में उन्हें एक फुलझड़ी होती है, लोग चले जाते हैं, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन कितनी उनकी बड़ी सियासी स्ट्रेंथ है सबको पता है माशाल्लाह। वो जिसने 2 बार उनको हराया, उस गुमनाम कारकुन का मुझे नाम भी नहीं पता। अपने पीर जो गोट में 2 बार इलेक्शन वो लूज कर चुके हैं लोग, तो 1 सीट और 2 सीट नहीं है। और ये जो इस बुनियाद पर अगर उस वक्त महाजर कौमी मूवमेंट थी, महाजर के नाम पर, पंजाबी के नाम पर, पख्तून के नाम पर, बलोच के नाम पर, किसी के नाम पर कोई अगर तंजीम बनाता है तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी दुश्मनी खुद उन लोगों के साथ कर रहा है। और जनाब आज अगर एक प्रोग्रेसिव, मेरा कोई एमकेएम के हवाले से मैं नहीं कहना चाहता, उन्होंने अगर बढ़कर वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ आज वो सिंधी को भी टिकट दे रहे हैं, वो अगर किसी कहते हैं कि हमारे साथ पंजाबी और हमारे साथ पख्तून है, तो ये पॉजिटिव बात है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब पठानों से ज्यादा, जो लोग क्लेम करते हैं कि जी हम बड़े पख्तूनों के ज्यादा है, वो ज्यादा है। पीपल्स पार्टी सिंधियों से ज्यादा पंजाब ने उसको मुंतखब किया। बिल्कुल, तो देखिए हम ये बातें हवा नहीं देंगे, बिल्कुल सब पाकिस्तानी है, लेकिन जो मारे जा रहे हैं टारगेट किलिंग्स में वो भी पाकिस्तानी है। और जिस तरीके से बात हो रही थी कि एक आम रेडी वाला या मजदूर या कोई भी कारकुन, उसको अगर मारा जाता है तो उसका कसूर क्या है, उसको तो ये भी पता नहीं होता कि उसको क्यों इस गोली का निशाना बनाया गया, और मारने वाला भी ये नहीं जानता कि वो क्यों उस बंदे को मारा है, उसको क्यों निशाना बना रहा है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे, कराची में कैसे अमन कायम होगा, सोल्यूशन की जानिब हम जाएंगे, मसले का हल क्या है, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।